ट्रांसमाइग्रेटेड इनटू वन पीस वर्ल्ड विद अ गिफ्ट पैक। अध्याय 96, दुर्जय लाइनअप। क्या स्पीड, तुमने क्या किया? ल्यूक लगभग दहाड़ उठा, जबकि जैस्पर और वल्कन भी जवाब के लिए स्पीड की ओर देख रहे थे। कुछ नहीं, बस अपने दल के कुछ लोगों को सामान खरीदने के लिए पास के मानव बसे हुए द्वीप पर भेजा था। यह 3 दिन पहले हुआ था। स्पीड ने सहजता से उत्तर दिया। अब तक तो मरीन ने हमारा स्थान पहचान लिया होगा। यह सुनकर ल्यूक कराह उठा, जबकि जैस्पर और वल्कन चुप रहकर अपने कैप्टन की ओर देखते रहे, उसके स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा में। स्पीड ने आगे कहा, हाल ही में उच्च स्तरीय मरीन कमांड में कई बदलाव हुए हैं। मरीन एडमिरल बदल गए हैं क्योंकि पुराने अधिकारी सेवानिवृत्त हो गए हैं, जबकि नए और मजबूत लोगों ने उनकी जगह ले ली है। तीनों में ही जबरदस्त ताकत और शैतानी क्षमताएं हैं। उनमें से कोई भी कमजोर नहीं है। इसके अलावा सेंगोकू मरीन का नया फ्लीट एडमिरल बन गया है। उसे कम करके नहीं आका जाना चाहिए। इस बार ये एक कठिन लड़ाई होगी। मुझे यह भी नहीं पता कि मरीन हमारे पीछे किसे भेजेगा। चलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं। भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप मरीन से सीधे भिड़ना क्यों चाहते हैं? क्या हम भाग नहीं सकते? ल्यूक ने पूछा। अगर हम भागेंगे तो मरीन हमारा पीछा करते रहेंगे। जब उन्हें हमारी असली ताकत का एहसास होगा तभी वे हमें परेशान करना बंद करेंगे। व्हाइट बर्ड पायरेट्स इसका एक अच्छा उदाहरण है। हम कई सालों से नई दुनिया में हैं, लेकिन क्या आपने कभी मरीन को उनका पीछा करते देखा या सुना है? इसका जवाब है नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि व्हाइट बर्ड को दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी माना जाता है। इसी तरह हमें भी वही डर पैदा करना था। स्पीड पायरेट्स का नाम सुनते ही कोई भी व्यक्ति आतंकित और भयभीत हो जाना चाहिए। मुझे तुम्हारी योजना पसंद है भाई। जैसे ही मरीन आएंगे, मैं उनके पूरे बेड़े को डुबो दूंगा और किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। ल्यूक ने उत्साह में एक एक करके अपनी उंगलियां चटकाई। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा नाम एक बार फिर ग्रैंड लाइन में गूंजेगा और हमारे इनाम एक नए स्तर पर पहुंच जाएंगे। ये दूसरों को नियंत्रण में रखने के लिए पर्याप्त है, जैस्पर ने कहा। लेकिन यह आसान नहीं होगा। वे निश्चित रूप से एक एडमिरल भेजेंगे। अगर वो अकैनू होगा तो ये एक समस्या होगी। वल्कन ने शांत स्वर में कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आता है। मैं अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को कुचल दूंगा। कैरो के साथ मेरी लड़ाई के बाद मैंने एक नई तकनीक सीखी। अब उन्हें परखने का समय आ गया है। स्पीड अपनी गति से उठी और अपनी मुट्ठी भींच ली, क्योंकि उसकी बाह के चारों ओर लाल बिजली चमक रही थी। सूर्यास्त के आसपास मरीन मुख्यालय, 5 मरीन युद्धपोतों का बेड़ा डॉक पर खड़ा था, जो किसी भी समय रवाना होने के लिए तैयार थे। सभी जहाज विशाल थे, जिनमें 4 मस्तूल थे, 2 में 2 पाल थे, और उनके पतवारों के दोनों तरफ 6 बड़ी तोपों के 2 सेट थे। प्रत्येक जहाज 1000 मरीन सैनिकों को ले जाने में सक्षम है, लेकिन अभी जहाज पर केवल 300 सैनिक थे, यानी लगभग 1500 सैनिक जमा थे। सैनिकों के अलावा लाइनअप में एक एडमिरल, 2 वाइस एडमिरल, 5 रियर एडमिरल शामिल थे। ये वही है जो आओकीजी ने स्पीड पायरेट्स का सामना करने के लिए इकट्ठा किया था। ऐसी टास्क फोर्स किसी भी समुद्री डाकू को मौत के मुंह में धकेलने के लिए काफी है। एक तरह से यह फोर्स कुख्यात बस्टर कॉल के बराबर है, जो मरीन द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सैन्य हमले का अंतिम रूप है। स्पीड पायरेट्स का सामना करने के लिए लाइनअप जरूरी है। सभी लोग एकत्र हो चुके हैं। कुछ ही मिनटों में विशाल बेड़ा बंदरगाह से निकलकर नई दुनिया में स्थित ग्रीन हिल द्वीप की ओर रवाना हो जाएगा। फ्लीट एडमिरल व्यक्तिगत रूप से युद्ध संबंधी भाषण देने और कुछ निर्देश देने के लिए आए थे। जिस बात ने अधिकांश अधिकारियों को अजीब महसूस कराया वो थी ब्लेज, जो कैप्टन रैंक का व्यक्ति था और एडमिरल आओकीजी और मरीन हीरो गैर्ब के बराबर खड़ा था। मजेदार बात यह है कि किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिलाया कि वो उनके बगल में खड़े होने के योग्य है। जहां तक ब्लेज का प्रश्न है, उसने लोगों की अजीब निगाहों की परवाह किए बिना कुजान और गैर्ब से बातचीत की, जो अपनी छोटी छुट्टी समाप्त करके आज दोपहर ही वापस आए थे। तुम बदमाश, मार मत खाओ। मैंने स्पीड पायरेट्स के बारे में सुना है। वे रोजर के दौर के बाद उभरे और कुछ ही समय में महान समुद्री डाकू बन गए। अगर तुम सावधान नहीं रहे तो वे तुम्हें कुचल देंगे। गैर्ब ने ब्लेज और कुजान दोनों को सावधान रहने को कहा। हाल ही में ब्लेज को पता चला कि सेंगोकू चाहता था कि गैर्ब कुजान के साथ चले जाएं, लेकिन गैर्ब ने उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और उसके स्थान पर ब्लेज को नियुक्त करने का सुझाव दिया। ब्लेज इसके लिए आभारी है, अन्यथा वो इतने मजबूत समुद्री डाकू दल से लड़ने का अवसर चूक जाता। सेंगोकू ने अपना भाषण समाप्त करने के बाद कुजान से कुछ शब्द कहे। फिर वो ब्लेज के पास आया। ब्लेज, सावधान रहना और उन्हें भागने मत देना। उसके बाद मरीन अधिकारी संबंधित जहाज पर चढ़ गए, जबकि ब्लेज और कुजान हेडशिप पर चढ़ गए। इसके तुरंत बाद पूरा बेड़ा बंदरगाह से निकल गया और नई दुनिया की ओर रवाना हो गया। ब्लेज के साथ सिर्फ क्वीना और रेगिस ही सवार हुए, क्योंकि उसके पास कोई और सैनिक नहीं था।
सेनगोकू ने कहा कि इस मिशन के बाद उसके अधीन एक नई यूनिट नियुक्त की जाएगी। जब पूरा बेड़ा डूबते सूरज के नीचे गायब हो गया, सेनगोकू बोला, गार्प, क्या ब्लेज को ऐसे खतरनाक मिशन पर भेजना ठीक है? वो युवा है, प्रतिभाशाली है, और अगर उसे पर्याप्त समय दिया जाए तो वो निश्चित रूप से एक शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएगा। तुम्हें क्या पता, मौत का सामना करने पर ही इंसान की असली क्षमता सामने आती है। ब्लेज को समय की जरूरत नहीं है, उसके पास मजबूत विरोधियों की कमी है। इंतजार करो और देखो, उसकी शक्तियां जल्द ही खिल जाएंगी और शायद कुछ सालों में हमसे भी आगे निकल जाएंगी। गार्प मुस्कुराया। वो ब्लेज के बारे में आशान्वित है। सेनगोकू ने कारण सुनकर अपना सिर हिलाया। उसके और गैर्प के सोचने का तरीका अलग है। जबकि वो ब्लेज को समय देना चाहता है, गैर्प उसे मौत के घाट उतारना चाहता है। आशा करते हैं कि कुछ न हो। सेनगोकू ने आह भरी। मुझे लगता है कि फ्लीट एडमिरल बनने के बाद आपने जोश खो दिया है। क्या आप हमारी यात्रा भूल गए हैं? हम में से किसने असफलता का सामना नहीं किया है या मौत नहीं देखी है? यही बात हमें मजबूत बनाती है। गैर्प ने कहा, आओकी जी, आपकी एडमिरल उपाधि बहुत अच्छी है। इसे किसने चुना? ब्लेज ने कुजान से पूछा। आप उपाधि का चयन नहीं कर सकते। इसका निर्णय मरीन द्वारा किया जाता है और फ्लीट एडमिरल द्वारा सीधे प्रदान किया जाता है। आओकी जी ने आलसपूर्वक उत्तर दिया। सामान्य दिनों के विपरीत उन्होंने औपचारिक पोशाक पहन रखी थी, जिसमें एक सफेद बटनदार बनियान, एक लंबी आस्तीन वाली नेवी ब्लू शर्ट, उससे मेल खाती सफेद पतलून और काले रंग के जूते शामिल थे। उन्होंने मरीन एडमिरल का कोट भी पहना हुआ था, जो केप की तरह उनके ऊपर लपेटा हुआ था। एडमिरल के कोट के साथ, कैसे कहें, वे युवा, शांत और दुर्जय दिख रहे थे। कोई आश्चर्य नहीं कि सभी मरीन सैनिक उसका सम्मान करते हैं। ब्लेज ने सोचा। उसे यह नहीं पता था कि जहाज पर मौजूद सभी मरीन सैनिक और अधिकारी ब्लेज को इसलिए घृणा की दृष्टि से देखते हैं क्योंकि वो कुजान के साथ कितना लापरवाह था। वे व्यक्तिगत रूप से उसे कमजोर समझते हैं और दूसरों से श्रेष्ठ होने का दिखावा करते हैं। अध्याय 97, शक्ति का प्रदर्शन। बहुत सवेरे ब्लेज कुजान की तरह जहाज के डेक पर सो गया, मरीन सैनिक द्वारा अनिच्छा से तैयार किए गए एक आरामदायक आराम कुर्सी पर। अभी अभी उसी सैनिक ने उसे जगाया और कहा कि वे ग्रीन हिल द्वीप के पास पहुंच गए हैं। सैनिक की आंखों में उसने घृणा और तिरस्कार देखा। पहले तो ब्लेज को समझ नहीं आया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो सिर्फ एक मरीन कैप्टन है। कोई आश्चर्य नहीं, मुझे अजीब नजरों से देखा गया। फिर भी ब्लेज को इससे कोई परेशानी नहीं हुई। वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ और सामने के डेक के किनारे पर जाने से पहले अपने शरीर को फैलाया। उसकी शैतानी फल क्षमता ने कुछ किलोमीटर दूर कुछ गर्मी के संकेतों का पता लगाया। आओकी जी उससे थोड़ा पहले ही अपनी नींद से जाग गया। वो भी सामने के डेक पर खड़ा था और ग्रीन हिल द्वीप की दिशा में देख रहा था। वो बहुत ही शांत और थोड़ा नींद में लग रहा था और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ब्लेज को पता था कि आओकी जी ऐसे ही है। फिर उसने चारों ओर देखा कि क्या वह किसी को जानता है। उसने 4 रियर एडमिरल को पहचाना, मोमोंगा, डाल्मेशियन, टोकी केके और लैक्रोइक्स, जो एक विशालकाय था। जहां तक आखिरी वाले का सवाल है, वो एक अनजान चेहरा था। उसे जहाज पर मौजूद 2 वाइस एडमिरल के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि वे उसके लिए अनजान चेहरे थे। ब्लेज, हमें कब हमला करना चाहिए? आओकी जी ने पूछा। ब्लेज को कुजान के बारे में यही बात पसंद है। वो उसके साथ बराबरी का व्यवहार करता है, भले ही वो उससे निम्न रैंक का और उम्र में काफी छोटा है। चलो अब हमला करते हैं। क्षितिज की ओर देखते हुए ब्लेज ने आगे कहा, सूर्य 30 मिनट में उग जाएगा। वास्तविक सूर्य उदय होने से पहले मुझे उन्हें सूर्य की असली शक्ति दिखानी चाहिए। सूर्य? आओकी जी ने असमंजस में अपना सिर खुजलाया। उसके शब्द समझ में नहीं आए। चलो पास चलें। अगर हम और आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से समुद्री लुटेरों की नजर हम पर पड़ जाएगी। आओकी जी ने अपना सिर हिलाया। यह सुनकर ब्लेज मुस्कुराया। लगता है स्पीड पायरेट ने पहले ही हमारे आने की भनक पाली है। तुम्हारी योजना अब काम नहीं करेगी। चलो उन पर सीधा हमला करते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? कैसे? आओकी जी ने अंततः आश्चर्यचकित भाव दिखाया। ब्लेज को भी नहीं पता था कि उन्हें कैसे पता चला कि वे आ गए हैं, लेकिन गर्मी के संकेतों से उन्हें पता चला कि सभी समुद्री डाकू हाई अलर्ट पर हैं और घात लगाकर इंतजार कर रहे हैं। अगर उसके पास शैतानी फल की क्षमता न होती तो वो भी उनके द्वारा मूर्ख बनाया जा सकता था। अगर वे बिना जाने समझे अंदर घुसने की कोशिश करते तो ये एक त्रासदी में समाप्त हो जाता। क्या तुम्हें यकीन है? आओकी जी ने फिर पूछा। 90%। क्यों न मैं जाकर इसकी जांच कर लूं? ब्लेज के हाथों में खुजली होने लगी, इसलिए उसने ये तरीका सुझाया। आश्चर्यजनक रूप से आओकी जी सहमत हो गए। अपनी गर्दन को बाएं-दाएं हिलाते हुए ब्लेज ने गेपोव का इस्तेमाल किया और हवा में उछल पड़ा। एक हल्की सी लात के साथ उसका शरीर ग्रीन हिल द्वीप की ओर बढ़ गया। उसी समय सभी मरीन जाग गए और हाई अलर्ट पर थे, किसी भी क्षण आदेश का स्वागत करने के लिए तैयार।
कुइना और रेगिस भी अन्य सैनिकों के साथ बाहर आ गए। जब वे बाहर आए तो उन्होंने देखा कि ब्लेज तेजी से मुखिया पद से दूर जा रहा था। ब्लेज जब द्वीप से सिर्फ 500 मीटर दूर था, तभी वो रुक गया। उसने बुदबुदाते हुए कहा, बहुत समय हो गया है जब मैंने अपनी शैतानी शक्ति का खुलकर इस्तेमाल किया है। अब समय आ गया है कि मैं खुलकर सामने आऊं। ब्लेज ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और उसके सामने सुनहरे प्रकाश में जलता हुआ एक विशाल लघु सूर्य प्रकट हुआ। पहले के विपरीत उनमें कोई गर्मी नहीं थी। छोटा सूरज बड़ा और चमकीला होता गया और पूरे क्षेत्र को रोशन कर दिया, जैसे कि सूरज खुद उगाया हो। इस बदलाव ने न केवल समुद्री लुटेरों को सतर्क कर दिया, बल्कि मरीन को भी चिंतित कर दिया। कुछ ही देर में सभी ने यह अद्भुत नजारा देखा। लगभग 50 मीटर व्यास वाला एक विशाल सूर्य आकाश में मंडरा रहा था। रात का आकाश इतना चमकीला हो गया मानो दिन का मध्य हो। अरे, अचानक रात कैसे दिन में बदल गई? स्पीड लुटेरों में से एक ने गाली दी। उस बारे में भूल जाओ। आसमान को देखो, सूरज को देखो, ये उससे कम से कम 10 गुना बड़ा है जिसे हम आमतौर पर देखते हैं। इस भारी शोरगुल से स्पीड के सभी लुटेरे जाग गए। गहरी नींद में सो रहे ल्यूक को भी उसके सपनों से जगा दिया गया। अगर असामान्य रूप से बड़ा सूरज न होता तो वो शोर मचाने के लिए अपने साथियों को थप्पड़ मार देता। दरअसल स्पीड के लुटेरों को मरीन के आने की जानकारी नहीं थी। ब्लेज को यह गलतफहमी इसलिए हुई क्योंकि स्पीड ने चालक दल के आधे सदस्यों को जागते रहने और किसी भी क्षण युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया था। खैर, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ल्यूक ने सीधे स्पीड से पूछा, भाई क्या हो रहा है? क्या तुम्हें पूछने की जरूरत है? मरीन यहां है, तैयार हो जाओ। हमला आसान नहीं है, स्पीड बोला और आदेश दिया। वल्कन, जैस्पर, चालक दल को हमारी योजना के अनुसार विभाजित करें। नौसैनिकों की संख्या अधिक होगी, लेकिन यदि हम योजना के अनुसार कार्य करते हैं तो हम उन्हें आसानी से मार गिरा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मरीन के सैनिक और अधिकारी अचंभित थे। कुइना भी अन्य लोगों की तरह डेक पर खड़ा होकर शक्ति प्रदर्शन को विस्मय से देख रहा था। रेजिसान, क्या आपने ब्लेसान को पहले भी ये चाल चलते देखा है? कुइना ने रेजिस से पूछा, जो उसके बगल में खड़ा था। हाँ, लेकिन यह पूरी तरह से अलग है, रेजिस ने अपनी तलवार की मूठ को कसकर पकड़ते हुए उत्तर दिया। जहाज पर मौजूद वाइस एडमिरल और रियर एडमिरल भी हैरान थे। वे ब्लेज को पहले हुई घटना के कारण जानते थे, लेकिन बात सिर्फ इतनी ही थी। यह पहली बार है जब उन्होंने ब्लेज की ताकत को अपनी आंखों से देखा है। यह असाधारण है। वे ये भी सोच रहे थे, उसने किस तरह का शैतानी फल खाया था। केवल कुजान ने किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं दिखाया, क्योंकि वो जानता था कि ब्लेज क्या करने में सक्षम है। उसने ये बात गैरपसान से भी सुनी थी। ब्लेज के हाथ की हल्की सी लहर के साथ विशाल सूर्य ग्रीनहिल द्वीप की ओर तेजी से बढ़ गया। ये दृश्य देखकर स्पीड समुद्री डाकू लगभग डर के मारे पागल हो गए। वे कई सालों से नई दुनिया में रह रहे हैं और उन्होंने बहुत सी चीजें देखी है, लेकिन उनके लिए यह पहली बार था कि वे सूर्य को अपने ऊपर उतरते हुए देख रहे थे। उन्हें लगा कि दुनिया का अंत आ रहा है, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने उनके विचार बदल दिए। इससे पहले कि विशाल सूर्य ग्रीनहिल द्वीप से टकराता, एक मांसल आकृति सूर्य की ओर बढ़ी और एक हाथ में ज्वाला के सुनहरे गोले को रोक लिया। चूंकि इस थ्रो के पीछे कोई बल नहीं था, इसलिए ल्यूक अपने हाथ की हथेली से इसे रोकने में सक्षम था। यह देखकर ब्लेज मुस्कुराया और अपनी उंगली चटका दी। बूम। अध्याय 98 स्मैशर ल्यूक। बूम। एक बहुत बड़ा और बहरा करने वाला विस्फोट हुआ। सब कुछ एक पल में हुआ। ब्लेज द्वारा फेंके गए विशाल सूर्य के पास मौजूद ल्यूक को इसका पूरा झटका लगा। आग की लपटें और झटके बढ़ती गई। जो कुछ भी उनके संपर्क में आया उसे निगल लिया और नष्ट कर दिया। यह बहुत ही भयावह था, क्योंकि नीचे का समुद्र सीधे धुंध में बदल गया। कुछ मील के दायरे में रहने वाले हर जीव ने तापमान में अचानक वृद्धि महसूस की, लेकिन इससे पहले कि आग की लपटें ग्रीनहिल द्वीप को छू पाती, एक आकृति गर्व से हमले के सामने खड़ी हो गई। स्पीड ने अपना हाथ हिलाया। यह सरल और धीमा लग रहा था, लेकिन उसके हाथ की हरकत ने अनगिनत हाथों की मृत तृष्णा पैदा कर दी, और अगले ही पल एक विशाल वायुतरंग फूट पड़ी और ब्लेज के विस्फोट का सामना किया। टकराना। जब हवा विस्फोट से उत्पन्न शॉकवेव से टकराई तो उसने एक भयंकर ध्वनि उत्पन्न की। इस प्रभाव ने शॉकवेव को समाप्त कर दिया और लपटों की तीव्रता को 90% तक कम कर दिया। ब्लेज के हमले से जो कुछ बचा था वो ग्रीनहिल द्वीप से होकर गुजरने वाली गर्म हवा थी, जिसने कुछ पेड़ों को नष्ट कर दिया और कुछ स्पीड समुद्री डाकुओं की खालें जला दी। सब कुछ एक पल में हुआ। फिर भी स्पीड ने उस क्षण में ही प्रतिक्रिया करके हमले को नाकाम कर दिया। यह केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि वो अमानवीय रिफ्लेक्स वाला स्पीड है। इस बीच मरीन्स शक्ति के प्रदर्शन से दंग रह गए। जैसे ही विस्फोट हुआ, उन्होंने विशाल सुनहरे मशरूम बादल को देखा। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा विस्फोट था।
अगले ही पल आसमान घने लाल बादलों से ढक गया। उसके बाद क्या हुआ, ये वे दूर से साफ साफ नहीं देख पा रहे थे। फिर भी उनके दिलों में सम्मान की भावना जाग उठी और ब्लेज की छवि उनकी आंखों के सामने घूम गई। अब उन्हें समझ में आ गया कि एडमिरल आओकीजी ने उन्हें अपने बराबर क्यों माना। वो बहुत ताकतवर है। अन्य लोगों के विपरीत जो इस हमले को आश्चर्य से देख रहे थे, आओकीजी ने तुरंत ही इसे नजरअंदाज कर दिया और वाइस एडमिरल्स को योजना के अनुसार आगे बढ़ने का आदेश दिया तथा ब्लेज की सहायता के लिए उसकी ओर दौड़ पड़े। ब्लेज ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ कर देखा कि स्पीड ने कितनी अच्छी तरह से प्रतिक्रिया की और हमले को संभाला। इसके अलावा उसने पाया कि स्पीड अपनी शैतानी फल क्षमता का इस्तेमाल एक अभिनव तरीके से कर रहा था। एक और बात जिसने उन्हें चौंकाया वो है ल्यूक। हालांकि वो विस्फोट के केंद्र में था और पहले मारा गया, लेकिन कुछ चोटों के अलावा वो बिल्कुल ठीक दिख रहा था। ये देखकर ब्लेज का चेहरा गंभीर हो गया। स्पीड और ल्यूक दोनों ही खुफिया रिपोर्ट में लिखे गए लोगों से अलग है। वे कहीं ज्यादा ताकतवर है। भाड़ में जाओ, मैंने सोचा था कि मैं मर जाऊंगा, ल्यूक दहाड़ा। ल्यूक की लंबाई 8 फीट है और वो बहुत ही मजबूत और तंदुरुस्त है, जिससे उसका आत्मविश्वास झलकता है। विस्फोट में उसका काला कोट राख में बदल गया, जबकि उसकी शर्ट और पैंट कुछ हद तक जल गए हैं, जिससे उसका सुडौल शरीर दिखाई दे रहा है। उसकी काली आंखों से एक जानवर की भावना झलक रही थी जो झपटने के लिए तैयार था, लेकिन अब उनमें डर का एक रंग भी था। वास्तव में जैसे ही ल्यूक हमले को रोकने के लिए आगे बढ़ा और विशाल सूर्य को छुआ, उसे पता चला कि उसमें निहित शक्ति उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। खतरे को भांपते हुए उसका दिमाग, जो सामान्य रूप से घोंघे की गति से काम करता है, उस पल अच्छी तरह से काम करने लगा। उनकी आवाज सुनकर उसने अपने हकी रिजर्व को खाली कर दिया और उन्हें अपने पूरे शरीर में प्रवाहित कर दिया। विस्फोट से ठीक पहले उसने अपने पूरे शरीर पर हकी लेप कर लिया था। इसकी बदौलत वो अभी भी जीवित है। फिर भी उच्च तापमान, लपटों और शॉकवेव ने उसके आंतरिक अंगों को प्रभावित किया। ल्यू को अपना खून चखते हुए काफी समय हो गया था। खून थूकते हुए उसने ब्लेज को घूरा, जो उससे सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर खड़ा था। मैं तुम्हें मार डालूंगा, ये कहते हुए वो पूरी ताकत से भड़क गया और ब्लेज की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही वो उसके करीब पहुंचा, उसकी भुजाएं काली पड़ गई, लेकिन ब्लेज को खतरा महसूस हो गया। अपनी भुजाओं पर हकी का लेप लगाते हुए उसने ल्यूक का सामना किया, जो एक क्रूर अभिव्यक्ति के साथ जानलेवा इरादे से एक जानवर की तरह उस पर टूट पड़ा। मरो, दहाड़ते हुए ल्यूक ने अपने प्रतिद्वंद्वी के सिर पर निशाना साधते हुए मुक्का मारा, जबकि ब्लेज ने हमले का प्रतिरोध करने के लिए खुद भी एक मुक्का मारा। बूम! दोनों मुक्के आपस में टकराए। दोनों मुट्ठियों की ताकत एक दूसरे पर पड़ी और एक जोरदार, शक्तिशाली शॉकवेव में बदल गई, जो चारों ओर फैल गई। दोनों लड़ाकों द्वारा दिखाई गई ताकत से उनके नीचे का समुद्र आगे पीछे हिल रहा था। ब्लेज को ल्यूक के बारे में पता नहीं था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी पहाड़ को चुनौती दे रहा हो। अविश्वसनीय। उसने किलो किलो फल को इस हद तक विकसित किया है। वो बता सकता था कि ल्यूक की शारीरिक क्षमताओं में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे अकल्पनीय शक्ति और दृढ़ता प्राप्त हुई है। डेविल फ्रूट द्वारा दी गई विशुद्ध विनाशकारी शक्ति बस अवर्णनीय है। शैतानी फल से बढ़ा हुआ वजन 10,000 किलोग्राम से कहीं ज्यादा है। ब्लेज को अपने सीमित ज्ञान के कारण शैतानी फल के बारे में गलत धारणा मिली। दूसरी ओर ल्यूक इस नतीजे से हैरान था। अपने प्रतिद्वंद्वी को घायल करने में उसके हमले की विफलता को भूल जाइए। अगर उसके शैतानी फल की क्षमता वजन बढ़ाने के लिए नहीं होती तो वह प्रतिद्वंद्वी के हमले से बहुत दूर जा गिरता। लेकिन ब्लेज को इस बारे में पता नहीं था। उसे लगा कि ल्यूक बहुत ताकतवर है, वो उसके मुक्का का सामना करने में सक्षम है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे स्मैशर ल्यूक की उपाधि मिली। सच तो यह है कि ल्यूक की हकीम महारत और शैतानी फलों पर नियंत्रण ने ब्लेज को आश्चर्यचकित कर दिया। ये अपने आप में एक अलग ही श्रेणी है। ल्यूक और ब्लेज के बीच टकराव को देखकर स्पीड की भौहें तंग गई। वो ब्लेज और उसके द्वारा दिखाई गई क्षमता को पहचानने में विफल रहा। इनमें से कोई भी उन शक्तिशाली मरीन से मेल नहीं खाता था जिन्हें वह जानता है। अगर ब्लेज ने मरीन कोट नहीं पहना होता तो उसे लगता कि ये एक झूठी चेतावनी है, लेकिन अब उसे पता चल गया था कि मरीन ही आए थे और उन्हें पकड़ने के लिए कोई अज्ञात और सक्षम व्यक्ति सामने आया था। दिलचस्प, स्पीड ने बड़बड़ाते हुए अपने पैर फैलाए। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। उसने ब्लेज को गंभीरता से नहीं लिया। वो जानना चाहता है कि मरीन ने किस एडमिरल को भेजा है। उसका लक्ष्य दुनिया और मरीन को एक ही झटके में आतंकित करना है, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके बाद कौन आता है। उनकी नजर में सब कुछ एक जैसा ही है। वे भले ही घमंडी लगे, लेकिन ये उनकी ताकत और निडर रवैये से समर्थित है। अगले ही पल उसकी आकृति भ्रामक हो गई और धीरे धीरे गायब हो गई, जैसे कि वो पहले से ही यहां था ही नहीं। स्पीड का रूप ल्यूक के बगल में फिर से प्रकट हुआ, जबकि उसका दाहिना हाथ ब्लेज की छाती की ओर
तेजी से बढ़ा। अध्याय 99 ग्रीन हिल की लड़ाई। ब्लेज को अपनी छाती के बीच एक बड़ा छेद देखकर झटका लगा और वो चकित रह गया। अगर उसने आखिरी समय में अपना शरीर नहीं बदला होता तो स्पीड ने उसके दिल को भी छेद दिया होता। उसका दिल जोर से धड़क रहा था और घाव से खून बह रहा था। क्या ये उत्तेजना, डर या घबराहट की वजह से था? ब्लेज को नहीं पता। उसके मस्तिष्क ने हमले की प्रक्रिया को समझा और उसे अपने दिमाग में दोहराया। इससे उसे स्पष्ट रूप से पता चल गया कि क्या हुआ था। वास्तव में ब्लेज के अवलोकन हकी ने स्पीड के हमले को होने से पहले ही भांप लिया था, लेकिन वो प्रतिक्रिया नहीं कर सका। समय नहीं था। फिर भी उसके मस्तिष्क ने सहज रूप से काम किया और हमले वाले क्षेत्र को हकी से ढक दिया। लेकिन स्पीड के हाथ को उसके शरीर में घुसने से कोई नहीं रोक पाया। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि स्पीड उससे ज्यादा ताकतवर है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने अपनी शैतानी फल की क्षमता का इस्तेमाल जिस तरह से किया वो असाधारण है। ब्लेज ने इसे महसूस किया। हमला करने से पहले स्पीड ने स्पीड फल से अपने हाथ को हिलाया। उसने शाप दिया, अरे उसकी क्षमताएं फ्लैश जैसी है। बेशक स्पीड की क्षमताएं फ्लैश जितनी हास्यास्पद नहीं है, लेकिन ये ब्लेज को काफी हद तक परेशान करने के लिए पर्याप्त है। दूसरी ओर स्पीड को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ब्लेज अपनी छाती के बीच छेद के बावजूद भी खड़ा था। तभी उसने देखा कि प्रतिद्वंदी के घावों से खून बहना बंद हो गया है, जबकि उसका दिल सामान्य रूप से धड़क रहा है। मैंने उसका दिल चूक दिया। उसने मेरे वार को कब चकमा दिया? स्पीड ने आश्चर्य व्यक्त किया, क्योंकि उसने वार के दौरान अपने प्रतिद्वंदी को हिलते हुए नहीं देखा था। उसने ब्लेज को गहराई से देखा, जैसे कि वो सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही उसने फिर से हमला करने और मरीन को एक ही झटके में मार डालने की योजना बनाई, स्पीड की आंखें लाल हो गई। उनके अवलोकन हकी ने एक आने वाली उपस्थिति को महसूस किया। अगले ही पल दूर से एक तीतर के आकार की बर्फ की एक विशाल लहर उनकी ओर बढ़ी, लेकिन बर्फीले तीतर को स्पीड द्वारा पीछे छोड़ी गई मृत तृष्णा के अलावा कुछ नहीं मिला। वो बहुत तेज है। वो ल्यूक के साथ गायब हो गया। उनकी आकृति ग्रीन हिल द्वीप के तट पर फिर से दिखाई दी। हालांकि ये एक लंबा नाटक लग सकता है, लेकिन ये सब एक पल में हुआ। ब्लेज और ल्यूक के बीच चाल बदलने के बाद से मुश्किल से 1 सेकंड ही बीता है। जैसे ही स्पीड पीछे हटी, इओकीजी ब्लेज के बगल में आ गया। उसे देखकर ब्लेज ने ठहाका लगाया, कुजान, बिल्कुल सही समय पर। अगर तुम 1 सेकंड भी देर से आते तो स्पीड ने मुझे बहुत घायल कर दिया होगा। क्या तुम पहले से ही गंभीर रूप से घायल नहीं हो? आओकीजी ने ब्लेज में पारदर्शी छेद को देखते हुए आश्चर्य व्यक्त किया। अरे, मुझे युद्ध की शुरुआत में घायल होने की उम्मीद नहीं थी। ये मेरी गलती है, मैं लापरवाह था। ब्लेज ने बड़बड़ाते हुए अपने घाव को देखा। थोड़ी सी एकाग्रता के साथ उसका सेंजू कंस्टिट्यूशन सक्रिय हो गया और उसके घावों को भरने लगा। ये एक अजीब दृश्य था। मांसपेशियां अपने आप बढ़ गई और अपने आप ही पैच बन गई और उस छेद को बंद कर दिया। 1 मिनट के भीतर घाव गायब हो गया, यहां तक कि कोई निशान भी नहीं बचा। घाव भरने की प्रक्रिया ने स्पीड, ल्यूक और यहां तक कि कुजान को भी चकित कर दिया, क्योंकि उसे भी इसके बारे में पता नहीं था। अपनी अंगुलियों को चटकाते हुए ब्लेज चिल्लाया, ओए स्पीड, चूंकि तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी, इसलिए तुम मुझ पर दया दिखाने का आरोप नहीं लगा सकते। हालांकि उसने खुद को ठीक कर लिया, लेकिन इससे उसकी शारीरिक शक्ति का लगभग 50% हिस्सा खत्म हो गया। खैर, सूर्योदय होने पर वो इसे ठीक कर सकता है, इसलिए ब्लेज पर इसका कोई असर नहीं हुआ। दूसरी ओर स्पीड ने ब्लेज की परवाह किए बिना किजारू को देखा, तो उन्होंने आओकीजी को भेजा। अगर उन्होंने मुझे गंभीरता से लिया होता तो वे अकाइनू या लाइट एबिलिटी उपयोगकर्ता किजारू को भेजते। फिर भी वो एओकीजी को सिर्फ इसलिए कम नहीं आंकने वाला था क्योंकि वो युवा दिखता है और उसके आसपास एक उदासीन वातावरण है। वो जानता था कि कोई भी मरीन एडमिरल कमजोर नहीं है, क्योंकि उन्हें सबसे मजबूत मरीन अधिकारी माना जाता है। आओकीजी ने स्पीड और ल्यूक की तरफ देखा। फिर उसकी नजर स्पीड समुद्री लुटेरों पर गई, जो ग्रीन हिल द्वीप के पूर्वी हिस्से की तरफ भाग रहे थे, जहां उनके जहाज खड़े थे। उसी समय 5 युद्धपोतों का समुद्री बेड़ा क्षितिज पर दिखाई दिया और उस ओर रवाना हो गया जहां स्पीड समुद्री डाकू जा रहे थे। कोई भी जहाज ब्लेज या आओकीजी की सहायता के लिए नहीं रुका। उनका लक्ष्य स्पीड समुद्री डाकू है और उन्हें युद्ध में हस्तक्षेप न करने का आदेश दिया गया था, क्योंकि वे यहां कुछ नहीं कर सकते थे। जहाज पर वाइस एडमिरल और रियर एडमिरल जहाज के अगले डेक पर खड़े थे और उन्होंने सैनिकों को तोप तैयार करने का आदेश दिया। कुइना और रेगिस ने ब्लेज की छाया को देखा जो उनसे दूर खड़ा था। कुइना के चेहरे पर चिंता के भाव थे। ये देखकर रेगिस बोला, चिंता मत करो, ब्लेज सान मजबूत है, तुम्हें अपनी आगामी लड़ाई के बारे में चिंता करनी चाहिए। दूसरी ओर स्पीड के 1/3 समुद्री लुटेरे वुल्केन के नेतृत्व में तट पर खड़े जहाजों पर चढ़ गए। उनके पास 2 विशाल जहाज और एक मध्यम आकार का जहाज था। जैस्पर के मामले में वो बचे हुए समुद्री लुटेरों को ग्रीन हिल द्वीप के केंद्र में ले गई। समुद्री लुटेरे छोटे छोटे समूहों में बंट गए और द्वीप के अलग अलग हिस्सों में घात लगाए बैठे थे। सब कुछ स्पीड द्वारा योजनाबद्ध है। उन्होंने पहले से ही द्वीप का अच्छी तरह से पता लगा लिया था और वे अपने लाभ के लिए इलाके का उपयोग कर सकते हैं। स्पीड और ल्यूक की लड़ाई खत्म होने से पहले उन्हें सिर्फ आधे दिन तक मरीन की टुकड़ी को रोकना होगा।
एक बार जब वे जीत हासिल कर लेंगे तो दूसरे मरीन को हराना उनके लिए आसान हो जाएगा। जैसे जैसे मरीन जहाज द्वीप के करीब पहुंचते गए, समय कुछ सेकंड में बीतता गया। जब वे रेंज में पहुंचे तो अधिकारियों ने फायर करने का आदेश दिया। समुद्री लुटेरों की तरफ से भी यही हुआ। बूम! दोनों पक्षों ने तोपें चलाई। उनमें से कोई भी लक्ष्य पर नहीं लगी क्योंकि वे अभी भी दूर थे। फिर भी माहौल इतना तनावपूर्ण था कि अनुभवहीन कोइना का गला लगभग घुट गया। अगर रेगिस उसके पास खड़ा न होता और उसके आश्वस्त करने वाले शब्द न होते तो वो शायद पहले ही गिर चुकी होती। ईस्ट ब्लू से आने वाली कोइना के लिए इस स्तर की लड़ाई उसकी कल्पना से परे है, लेकिन ब्लेज चाहता है कि वो इसमें भाग ले। अपनी ताकत बढ़ाने से पहले उसे अपने दिल को शांत करने की जरूरत है। ब्लेज का मानना है कि ये लड़ाई कोइना के लिए अनुभव प्राप्त करने और खुद को समझने का एक मूल्यवान अवसर है। जैसे ही तोपों ने गोलियां चलाई, सैनिकों और समुद्री लुटेरों ने एक दूसरे पर अपनी राइफलें तान दी। कुछ तोप के गोले निशाने पर लगे और कुछ गोलियां मांस को चीरती हुई निकल गई, जिससे खून बहने लगा। ये एक गड़बड़ और खूनी स्थिति थी और आखिरकार मरीन और स्पीड पायरेट्स के बीच ग्रीन हिल की लड़ाई शुरू हो गई है। अध्याय 100 ग्रीन हिल की लड़ाई 2। मरीन के पास करीब 1500 सैनिक थे, जबकि स्पीड पायरेट क्रू में करीब 300 समुद्री डाकू थे। मरीन के पास संख्या का लाभ है, फिर भी समुद्री डाकुओं के पक्ष में जीतने की संभावना अधिक है, क्योंकि मरीन सैनिकों की तुलना में सभी समुद्री लुटेरों के पास विशाल युद्ध अनुभव होता है और वे अक्सर जीवन और मृत्यु की लड़ाइयों का सामना करते हैं। वे मारने के लिए हमला करते हैं। मरीन युद्धपोत स्पीड समुद्री लुटेरों के जहाजों के पास पहुंचे, जो किनारे से कुछ मीटर की दूरी पर खड़े थे। कुछ ही समय में दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और तीनों मरीन ने अपनी संख्या के साथ समुद्री लुटेरों के जहाज पर हमला कर दिया। एक अनुभवी वाइस एडमिरल और रियर एडमिरल टोकी केक ने वल्कन का सामना किया, क्योंकि वह उनमें से सबसे खतरनाक और शक्तिशाली था। मरीन जानते थे कि अगर वे वल्कन और जैस्पर को मार गिराते हैं तो वे आधी लड़ाई जीत लेंगे। शेष जहाजों ने लंगर डाल दिया और अन्य वाइस एडमिरल तथा 4 रियर एडमिरल वाली यूनिट ने सैनिकों के एक हिस्से को जैस्पर की ओर ले गई। टकराव से पहले मरीन ने अपने बल को 500 मरीन सैनिकों के 3 समूहों में विभाजित किया। एक समूह जहाज पर रहेगा, जबकि अन्य 2 वल्कन और जैस्पर का सामना करने के लिए जिम्मेदार है। सब कुछ योजना के अनुसार हुआ। अब उन्हें वल्केन और जैस्पर को नीचे लाना था। अगर वे इसमें कामयाब हो गए तो अन्य समुद्री लुटेरों को पकड़ना आसान हो जाएगा। वल्कन तलवार चलाने में माहिर है और साथ ही वाइस एडमिरल, जिसने उससे भिड़ने की योजना बनाई थी, वो भी तलवार चलाने में माहिर है और टोकिया के एक दुर्जेय हकी उपयोग करता है। दूसरी तरफ जैस्पर एक शक्तिशाली महिला है और शैतानी फल खाने वाली भी है। उसने नेको नेको नोमी मॉडल चीता को खा लिया। उसका फल रॉब लूसी द्वारा खाए गए तेंदुए मॉडल के समान है। इसलिए वल्कन और जैस्पर दोनों के पास उच्च इनाम थे, क्रमशः 280 मिलियन और 200 मिलियन इनाम, और उनके हकी का स्तर इंटरमीडिएट या उन्नत स्तर के आसपास है। उस समय रेगिस कोइना को लेकर आया और जैस्पर का पीछा करने वाले मरीन समूह का पीछा किया। कोइना का इस स्तर की लड़ाई में भाग लेना पहली बार था। वो डरी हुई है। उसने तलवार को दोनों हाथों से पकड़ रखा था, फिर भी वो अत्यधिक घबराहट के कारण हिल रही थी और उसका चेहरा पसीने से पूरी तरह भीग गया था। रास्ते में मरीन समूह पर 2 या 3 बार समुद्री डाकुओं ने घात लगाकर हमला किया। उन्होंने इलाके का पूरा फायदा उठाया। इससे मरीन समूह को 4 समूह में विभाजित होना पड़ा। उनके पास कोई विकल्प नहीं था और यही पायरेट्स चाहते थे। उन्होंने इसे हासिल कर लिया। कोइना के लिए ऐसी लड़ाई में भाग लेना बहुत खतरनाक है, लेकिन रेगिस उसकी देखभाल कर रहा था, इसलिए यह कोई समस्या नहीं होगी। ब्लेज ने कोइना की रक्षा का काम उस पर छोड़ दिया, क्योंकि वो विश्वसनीय है और उसका हकी स्तर इंटरमीडिएट चरण को छूने से बस थोड़ा कम है। सुरक्षित रहने के लिए जब मरीन समूह में विभाजित हो गए तो रेजिस वाइस एडमिरल समूह का पीछा करने लगा। शायद ये उनकी बदकिस्मती थी कि कुछ ही मिनटों की मार्चिंग के बाद जैस्पर समूह ने उन पर घात लगाकर हमला कर दिया। चूंकि सूरज अभी तक नहीं निकला है, इसलिए दृश्यता कम है, क्योंकि पूरा ग्रीन हिल द्वीप घनी वनस्पतियों से भरा हुआ है। बेशक हकी उपयोगकर्ता तुरंत प्रतिक्रिया कर सकते हैं और उन पर निर्देशित हमलों से बच सकते हैं, लेकिन अधिकांश मरीन साधारण सैनिक है। समुद्री लुटेरों ने इसका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और हिट एंड रन रणनीति अपनाई। रेगिस ने जिस वाइस एडमिरल का पीछा किया उसका नाम ब्रिघम है, जो एक पुराना अनुभवी है और गार्प जितना ही बूढ़ा दिखता था। इसमें कोई संदेह नहीं कि वो अनुभवी और मजबूत है, लेकिन एक युवा समुद्री डाकू का सामना करते हुए जो जोश और ऊर्जा से भरपूर है। रेजिस को यकीन नहीं है कि कौन विजेता बनकर उभरेगा। बेशक अगर उन्हें रियर एडमिरल का समर्थन मिला होता तो ये एक अलग कहानी होती। जैस्पर ने वाइस एडमिरल ब्रिघम का सामना चेहरे पर मुस्कान के साथ किया। फिर भी वो अपने विरोधियों को कम आंकने वालों में से नहीं थी, और स्पीड ने भी
उसे इसके बारे में चेतावनी दी थी। इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत से हमला करने का फैसला किया। अपनी शैतानी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए वो चीते के पूर्ण जानवर रूप में बदल गई। उसकी शारीरिक विशेषताएं बदल गई क्योंकि उसकी ऊंचाई 7 फीट तक पहुंच गई। हल्के रंग के फर ने उसके शरीर को ढक लिया और उसके शरीर पर अंडाकार आकार के धब्बे थे। वो डरावनी लग रही थी, एक जंगली रूप प्रस्तुत कर रही थी। रेजिस ने क्वीना को अपने पीछे धकेल दिया क्योंकि उसे उससे बहुत बड़ा खतरा महसूस हो रहा था। लेकिन जैस्पर ने उन पर एक नजर भी नहीं डाली और अपना पूरा ध्यान ब्रिघम पर केंद्रित कर दिया। जैसे ही वो उससे भिड़ी, एक समुद्री डाकू अचानक पास के पेड़ की छाया से झपट्टा मारकर आया। उसका लक्ष्य क्वीना है, जो तलवार थामे एक कमजोर सी दिखने वाली छोटी लड़की है। क्रूर मुस्कान के साथ उसने अपना चाकू उसके गले पर तान दिया। क्वीना ने हमले को देखा, लेकिन बचने के बजाय वो वही जम गई। उसके मन में एक ही विचार आया, मैं मरने जा रही हूं। बेशक ऐसा नहीं हुआ क्योंकि रेगिस उसके बगल में था। उसने समुद्री डाकू के गाल पर एक जोरदार लात मारी और उसे पीछे की ओर उड़ा दिया। समुद्री डाकू ने हमला नहीं किया, बल्कि विपरीत दिशा में भाग गया। रेगिस ने क्वीना को समुद्री डाकू का पीछा करने का इशारा किया। क्वीना, एक तलवारबाज के रूप में तुम्हें अपनी तलवार उठाने में विफल होने पर शर्म आनी चाहिए, भले ही तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। जाओ और उसे मार गिराओ। अपने हृदय को शांत करते हुए क्वीना ने स्वयं को दृढ़ किया और उस दिशा में दौड़ी जिस ओर से समुद्री डाकू भागा था, जबकि रेगिस उसके पीछे पीछे गया। दूसरी ओर ब्लेज और कुजान का सामना स्पीड और ल्यूक से हुआ। ल्यूक, क्या तुम उस अनजान मरीन को संभाल सकते हो? स्पीड ने पूछा। हालांकि उसे अपने भाई पर पूरा भरोसा था, लेकिन ब्लेज की असामान्यता ने उसके होश उड़ा दिए और वो जानता था कि विस्फोट होने पर ल्यूक ने खुद को बचाने के लिए अपनी हकी का एक बड़ा हिस्सा लगाया था। स्पीड की बातें सुनकर ल्यूक जोर से हंसा और उसने जोर से जमीन पर पैर पटका, जिससे नीचे की धरती फट गई। एक बड़ी छलांग के साथ वो ब्लेज की ओर भागा, हमेशा की तरह लापरवाह। स्पीड ने सोचा और आओकिजी से भिड़ने की योजना बनाई, लेकिन कुछ भी वैसा नहीं हुआ जैसा उन्होंने योजना बनाई थी। इससे पहले कि ल्यूक ब्लेज के पास पहुंच पाता, आओकिजी ने उसका सामना किया। आओकिजी की हरकत ने स्पीड को पूरी तरह से चकरा दिया। क्या उसे मुझसे लड़ना नहीं चाहिए? जैसे ही उसने लड़ाई में हस्तक्षेप करने का फैसला किया, ब्लेज ने आकर उसका रास्ता रोक दिया। स्पीड के दिमाग में एक विचार आया, मुझे मत बताओ। वे शुरू से ही ऐसा करने का इरादा रखते हैं। स्पीड फल अच्छा है और तुमने इसे अच्छी तरह से विकसित किया है। स्पीड, मैंने भी एक ऐसी क्षमता विकसित की है जिससे मेरी गति बढ़ी है, लेकिन ये अभी भी सीखने की गति में है। क्यों ना हम इसका परीक्षण करें? ब्लेज ने अपनी मांसपेशियों को खींचते हुए कहा। तुम बहुत घमंडी हो, नामहीन मरीन। तुम मुझे क्या समझते हो? स्पीड की आवाज ऊंची हो गई और पूरे ग्रीन हिल द्वीप में गूंज उठी। अगले ही क्षण उसका रूप धुंधला हो गया और इससे पहले कि वो धुंधला हो पाता, उसका स्वरूप ब्लेज के सामने प्रकट हुआ और उसने मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी इतनी तेज हिलती थी कि हवा उसकी मुट्ठी के इर्द गिर्द घूमती थी, जबकि हवा उसकी इच्छा के अनुसार नाचती थी। जब वो मुक्का मारता था तो आसपास की जगह फट जाती थी और दबाव का एक धमाका होता था। लेकिन इससे पहले कि वे गति प्राप्त कर पाते और अपने प्रतिद्वंदी पर हमला कर पाते, ब्लेज ने अपनी बाह को सौर ऊर्जा की कई परतों से ढक लिया और फिर उस पर हकी की परत चढ़ा दी तथा फिर खुद एक मुक्का मारा।